नमस्कार मित्रों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये हमारे फिजिकल ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज़ का 7th लेसन है। आज मैं आपको 7वां हैंड आउट दे रहा हूँ एंड दिस लेसन इज़ प्रेजेंटेड बाय माई सेल्फ मृत्युंजय उपाध्याय। तो दोस्तों, अपने लास्ट लेक्चर में हम लोग क्लाइमेटोलॉजी के साथ डील कर रहे थे। आप कह सकते हैं जीसी लियोंग का चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 वैसे तो बहुत कम पेजेस में है जीसी लियोंग में, बट वो एक बहुत ही ब्रॉड एरिया कवर करता है। ऑलमोस्ट जितने भी फिजिकल या आप कह सकते हैं क्लाइमेटोलॉजी के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो चैप्टर नंबर 14 में ही छिपे हुए हैं, जो आगे हमें जो वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन्स हैं उनको पढ़ने में मदद करेंगे। तो फ्रेंड्स, उसी को कंटिन्यू करते हुए इन दिस लेसन वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेशर बेल्ट्स। जो प्रेशर बेल्ट्स हमारे बचे हुए थे पिछले लेसन के, वो डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, जो कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में बोला था कि इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन देखेंगे, मतलब रेनफॉल कितने प्रकार की होती है, और जेट स्ट्रीम्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपसे शेयर करनी ज़रूरी हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पर आपको हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए 2 कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। आप इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करके हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दिस ग्रुप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग यूपीपीएससी एग्जाम अलॉन्ग विद द एमपीपीएससी, बीपीएससी एंड अदर स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स। अब जो लोग फ्रेंड्स आईएएस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि जून में होने वाला है, क्रॉस 2 महीने भी अपने ही बचे हुए हैं, तो उनके लिए भी ये कोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज फिर जो जीसी लियोंग बुक है, इसको फिजिकल ज्योग्राफी की पिनेसिया माना जाता है। तो अगर आपने ये कंप्लीट किया तो आपका ऑलमोस्ट जो फिजिकल ज्योग्राफी का पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो साथ ही साथ आप अपने राइट हैंड पे देख रहे होंगे स्क्रीन पर, तो यहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल वीडियो नोटिफिकेशन के साथ कुछ लिंक्स लिखे हुए हैं। तो ये हमारे टेलीग्राम के चैनल्स के लिंक है। अगर आपने इसे नहीं ज्वाइन किया है तो आप इन्हें भी जा करके ज्वाइन कर लें। यहाँ पर जो भी स्टडी मटेरियल अपलोड किए जाते हैं वो आप उन्हें वहाँ से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम बात करेंगे प्रेशर की और वर्ल्ड प्रेशर बेल्ट्स की। सो इन आवर लास्ट लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, जो विश्वतीय या भूमध्य सागरीय निम्न वायुदाब पेटी, उसके बारे में बात कर चुके हैं। अलॉन्ग विद द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, जिसे आप टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपका ये वाला है, और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, राइट। तो जल्दी से मैं आपको कुछ रिवीजन करा दूं जो लास्ट लेक्चर में बात किया था, ताकि जो लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हैं उनको कुछ ओवरव्यू मिल सके। तो फ्रेंड्स, अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये जो इक्वेटर है, ये इंटेंस हीटिंग के कारण यहाँ पे जो एयर होती है वो असेंडिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे जो एयर होती है, जब कहीं कोई भी सरफेस हीट होगी तो उसके ऊपर की जो हवा होगी वो गर्म होगी, और हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और एक्सपेंड करती है, मतलब फैलती है। तो यहाँ पे जब ऊपर एयर उठती है तो एक लिमिट के बाद उसको ब्लॉकेज मिलता है। ये ब्लॉकेज मिलता है कोरियोलिस इफेक्ट के कारण, ठीक है। अपर ट्रोपोस्फेरिक लेवल में आप कह सकते हैं ट्रोपोस्फियर तक जाती है, और उसके बाद ट्रोपोस्फियर एक ब्लॉकेज देता है ड्यू टू कोरियोलिस इफेक्ट, जिसके कारण अब आप सपोज करो अगर यहाँ पे एयर को ब्लॉकेज मिल रही है तो अब एयर या तो इस डायरेक्शन में जाएगी या तो इस डायरेक्शन में जाएगी, राइट। तो वही यहाँ पर हो रहा है फ्रेंड्स, फिगर में आप देख रहे हैं एयर ऊपर उठ रही है, ऊपर उठने के बाद इस डायरेक्शन में मुड़ जा रही है। हम अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं, और सेम कॉन्सेप्ट सदर्न हेमिस्फीयर में भी चलता है। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये जो एयर ऊपर उठ रही है इक्वेटोरियल रीजन में, ये उठती हुई जाती है कहाँ पर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की तरफ बढ़ती है, और वहाँ पर ये पूरी तरह से ठंडी हो जाती है, सैचुरेट हो जाती है, जिसके कारण ये सबसाइड कर जाती है। और हमको पता है कि जब एयर कहीं से कोई स्थान छोड़ती है तो वहाँ पर बनता है लो प्रेशर, जिस कारण इक्वेटर पे बन जाता है हमारा लो प्रेशर, और जहाँ पर एयर जाती है वहाँ पर बन जाता है हाई प्रेशर, ठीक है। और अगर हम प्रेशर ग्रेडियंट के डिफरेंस पे बात करें तो जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर लगता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो एयर होगी ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ड्यू टू कोरियोलिस इफेक्ट ये अपने राइट की तरफ मुड़ जाएगी। तो राइट की तरफ आपको ये सारी मुड़ी हुई राइट की तरफ दिख रही हैं, ठीक है। तो मतलब एयर की ओरिजिनल एक्चुअल डायरेक्शन क्या रही होगी, ऐसी कुछ रही होगी। कुछ फिगर बड़ा करके दिखाता हूँ। एयर हमारी एक्चुअली कैसे चल रही होगी, ऐसे चल रही होगी, लेकिन अपने राइट में अगर ये मुड़ेगी तो किस तरफ मुड़ेगी, इस तरफ मुड़ेगी। इसलिए हमें सारी एयर, सारे एरो इस डायरेक्शन में दिख रहे हैं, ठीक है। और ये डायरेक्शन कैसे हैं, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो मतलब हम कह सकते हैं ईस्टर्ली विंड्स, ठीक है। इनको बोलते हैं ईस्टर्ली विंड्स या नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, राइट। क्योंकि जो विंड्स का नाम होता है फ्रेंड्स वो उसी डायरेक्शन पे रखा जाता है जिस डायरेक्शन से कोई विंड आ रही होती है। अब ये वाली विंड हमारी किधर से आ रही है, ये आ रही है, ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, ये हुआ हमारा किस डायरेक्शन से ये एयर आ रही है, नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन से एयर आ रही है, ठीक है। ये है नॉर्थ ईस्ट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, राइट।
उसी तरह फ्रेंड्स आगे के भी सारे पैटर्न हैं। तो मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर इंटेंसिटी के कारण एयर ऊपर उठती है, उसी तरह यहाँ पर सबसाइड करती है सब ट्रॉपिकल पे और हाई प्रेशर बनाती है। अब अगर बात करें टेम्परेट लो की फ्रेंड्स, तो देखिए अब यहाँ पर जो एयर सबसाइड कर रही है उसके पास दो रास्ते हैं जाने के, या तो ये इधर जाएगी या तो ये इधर जाएगी। अब इधर वाले अगर लेयर को हम लेते हैं जो ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये जाती है टेम्परेट लैटिट्यूड की तरफ, और जब ये 60 डिग्री नॉर्थ तक पहुँचती है तो उसके बाद आप देखेंगे कि पोलर जो हमारा है पोलर एरिया वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, जिसके कारण वहाँ पर कैसा प्रेशर होगा, जब एरिया बहुत ज़्यादा ठंडा होगा मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होगा। अब जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होगा तो प्रेशर बहुत ज़्यादा अधिक हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं यहाँ पर। तो हम कहेंगे कि जो एयर की मूवमेंट होगी वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगी। तो यहाँ से भी एक एयर चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, टेम्परेट लो की तरफ, ठीक है, पोलर हाई से टेम्परेट लो की तरफ। मैं फिर से साफ साफ बना के आपको दिखाता हूँ। यहाँ तक हमने समझ लिया कि जो एयर यहाँ पर डिसेंड हो रही है वो उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो इधर जाएगी और या तो वो इधर जाएगी। और यहाँ से एक पोलर हाई से चलती है एयर और वो आती है टेम्परेट लो की तरफ, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर बना हुआ है, राइट। अब ये दोनों एयर जब एक दूसरे से टकराएंगी तो इनके पास कौन सा रास्ता है, केवल एक रास्ता है असेंड होने का, तो ये असेंड हो जाती हैं ऊपर की तरफ, राइट। तो हम कहेंगे कि यहाँ से एयर ऊपर उठ रही है, इसलिए भी यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स ये यहाँ से ऊपर उठती है और ऊपर जाने के बाद फिर इसको एक ब्लॉकेज मिलता है, और ब्लॉकेज मिलने के बाद वापस एयर के पास दो ही रास्ते होते हैं यहाँ से उठने के बाद, या तो वो इधर जाएगी और या फिर वो इधर जाएगी। इधर जाने वाली एयर वापस से हाई पोलर एरिया में डिसेंड करती है, क्योंकि जो हमारा पोल्स है, जो हमारे ध्रुव हैं वो बहुत ठंडे होते हैं, टेम्परेचर कम होने के कारण वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा ही रहेगा, और वो प्रेशर कौन बनाता है, ये डिसेंडिंग एयर्स, राइट। तो इतनी बात हम लोग ये मैं थोड़ा जल्दी इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि ये हम लोग बहुत डिटेल में लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो लास्ट लेक्चर में जो कंसेप्ट हम लोगों ने उठाया था सेम कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करते हुए हम लोग को ये सारे बेल्ट बना देने हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये इक्वेटर है, तो आप देखेंगे कि इसके बाद एक सेल बना है, यहाँ पर एक सेल बना है और ये एक सेल बना है। तो फ्रेंड्स जो सबसे नीचे वाला सेल है जो कि आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट तक बनता है, उसे हम बोलते हैं हेडले सेल, ठीक है। ये हेडले सेल कहलाता है। इसके ऊपर अगर हम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से टेम्परेट लो की तरफ जाएं तो सब ट्रॉपिकल से लेकर के टेम्परेट तक जो बेल्ट बन रहा है, दूसरा वाला आप कह सकते हैं हेडले के ऊपर वाला, वो हो जाता है हमारा फेरल सेल। तो ये हो जाता है हमारा फेरल सेल, और फेरल सेल के बाद जो अगला सेल बन रहा है जो कि टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट से लेकर के पोलर हाई प्रेशर बेल्ट तक बन रहा है, उसको हम बोलेंगे पोलर सेल, ठीक है, या पोलार सेल, राइट। तो हमारे पास तीन सेल आ गए, हेडले सेल, फेरल सेल और पोलार सेल। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ये सारे विंड्स की डायरेक्शन आपको समझ में आ गई और ये ओवरऑल फिगर आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो अब जो बातें हम लोगों ने यहाँ पर समझी हैं, ये देख लेते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हमें मिलते हैं कि नहीं। तो फ्रेंड्स अब हमारा पहला पॉइंट इसमें है, पहला टॉपिक है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। इसे आप कह सकते हैं उपध्रुवीय कम दबाव की पेटी या बेल्ट। तो सबसे पहले इसका हम एक्सटेंशन देखते हैं, इसे एक्सपेंशन देखते हैं कि ये कहाँ तक फैला हुआ है। तो इट इज़ बिटवीन द 45 डिग्री नॉर्थ एंड आर्कटिक सर्किल एंड 45 डिग्री साउथ एंड अंटार्कटिक सर्किल, ठीक है। तो फिगर में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है हमारा, अब हम सिर्फ इसी बेल्ट को देखते हैं अगर, तो आप देखेंगे कि ये हमारा टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट, और ये वाली जो लाइन आपको नीचे वाली दिख रही है ये आपकी है 45 डिग्री नॉर्थ, और ये जो ऊपर वाली लाइन दिख रही है आपको ये हमारी आर्कटिक सर्किल, या आप कह सकते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ, 6.5 टन उत्तरी अक्षांश। तो फ्रेंड इसके बीच में जो बेल्ट हमें मिल रहा है ये हमारा टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट। लो प्रेशर क्यों है अभी ये भी बात करेंगे, दोबारा मैं आपको बताऊंगा, अभी आप आराम से समझो, ठीक है। कोई भी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत ईजी कंसेप्ट है जो लगातार मैं आपको पिछले 7-5-6 लेक्चरों में पढ़ाते हुए आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट, इसका एक्सपेंशन हम लोगों ने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जो अगली लाइन इसमें लिखी हुई है। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यू टू लो टेम्परेचर इन दीज लैटिट्यूड्स द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स आर नॉट वेरी वेल प्रोनाउंस्ड ईयर अलोंग। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि ये जो हमारा सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, यहाँ पर मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो हमारा टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट है या सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, ये पूरे ईयर एक जैसी इसका कैरेक्टर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अगर हम दो कंडीशन लेके चलें, गर्मी और ठंडी, समर्स को लेकर के चलें और विंटर्स को लेकर के चलें, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा यहाँ पर ये जो निम्न दाब की पेटी बनी हुई है, ये दो जगहों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। एक है आपका बैरेंट सी के पास, बैरेंट सी हमारा कहाँ है फ्रेंड्स? बैरेंट सी है हमारा
स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है जो यूरोप का, उसके ऊपर, ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं नॉर्वेजियन सी, और उसके ऊपर आ जाता है जो हमारा आर्कटिक सी, उसके इधर बीच में थोड़ा सा ईस्ट में पड़ता है बेरेंट सी। तो ये जो बेरेंट सी वाला रीजन है इसको आप कह सकते हैं आइसलैंडिक जोन, ठीक है। आइसलैंडिक जोन जो है ये हमारा विंटर्स में बहुत ज़्यादा लो प्रेशर यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो जो हमारे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है जो ठंड सर्दियों में, विंटर्स में। उसी प्रकार अगर हम गर्मियों की बात करें फ्रेंड्स, तो गर्मियों में क्या होता है कि जो हमारे एल्यूशियन आइलैंड्स हैं, एल्यूशियन आइलैंड्स कौन से हैं, कहाँ पर हैं, एल्यूशियन आइलैंड्स हैं आपके बेरिंग सी में, ठीक है। जो हमारा बेरिंग स्ट्रेट है उसके नीचे जो सी है उसको हम कहते हैं बेरिंग सी, और उसमें जो आइलैंड्स की ऐसे बिल्कुल चेन बनी हुई है उसको हम कहते हैं एल्यूशियन आइलैंड्स। ये एल्यूशियन आइलैंड्स का एक ग्रुप होता है, ठीक है। इसको आप आर्पिलागो भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आर्पिलागो क्या होता है फ्रेंड्स, कुछ आइलैंड्स के समूह को आर्पिलागो कहते हैं, राइट। तो ये जो हमारा एल्यूशियन वाला जोन है यहाँ पर ये बना लेता है लो प्रेशर एरिया समर्स में, और जो हमारा आइसलैंडिक जोन है वो हमारा बना लेता है लो प्रेशर एरिया विंटर्स में। तो यहाँ पर जो लो प्रेशर एरिया समर में बनता है ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन या आप कह सकते हैं टेम्परेट साइक्लोन, इनके प्रभाव में आकर के वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो बेल्ट है वो पूरे साल लगभग एक जैसा नहीं होता है, टेम्परेट लो वाला, ठीक है। अगर आइसलैंडिक जोन में जाएंगे तो हम विंटर्स में देखेंगे, सर्दियों में देखेंगे कि वहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, एटमॉस्फेरिक या क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंस। और अगर हम यहाँ पर आएंगे एल्यूशियन वाले एरिया में जो कि आपका बेरिंग सी के पास है। अब एल्यूशियन आइलैंड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ पर है मैप में, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ एक हिंट कि आप ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, ऐसे कुछ है नॉर्थ अमेरिका। तो इसमें ये वाला रीजन अलास्का का वो वाला रीजन जो यूएसए का पार्ट बनता है, ठीक है। या आप कह सकते हैं पूरा अलास्का जो है हमारा वो यूएसए का पार्ट है, राइट। तो यहाँ पे अलास्का, उसके बाद आ जाता है कनाडा, उसके नीचे आता है यूएसए। तो अलास्का से आप देखोगे कि एक चेन निकली हुई है आइलैंड्स की, ऐसे कुछ फिगर बनता है। तो ये आइलैंड्स की जो चेन निकली हुई है इसे हम बोलते हैं एल्यूशियन आइलैंड्स, और ये हमारा ऊपर ये पूरा आ जाता है बेरिंग सी, ठीक है। उसी के ऊपर बनता है बेरिंग स्ट्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैप का लेक्चर हम करेंगे एटलस का तो उसमें से आपको अच्छे से ये चीज़ें बताएंगे, राइट, कि कैसे इन चीज़ों को याद रखना है, कैसे चीज़ों को एक दूसरे से लिंक करना है। तो वही लाइन यहाँ पर लिखी हुई है फ्रेंड्स, जो हमने यहाँ पर लाइन लिखी हुई है कि ये वाला जो बेल्ट है हमारा, अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट जो होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर ग्रुप्ड इनटू 2 सेंटर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक एक्टिविटी। पहला सेंटर हमारा बन जाता है आइसलैंड लो का, और दूसरा बन जाता है एल्यूशियन डिप्रेशन या एल्यूशियन लो का, राइट। तो ये क्या होते हैं फ्रेंड्स, इनके बारे में आपको बता चुका हूँ अभी कि एल्यूशियन लो जो होते हैं इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेवीली इन्फ्लुएंसिंग द पाथ एंड स्ट्रेंथ ऑफ साइक्लोन्स, जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन या जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं। अब टेम्परेट साइक्लोन्स क्या होते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग पूरे साइक्लोन्स की ही बात करेंगे सिर्फ, ठीक है। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि फ्रंटोजेनेसिस क्या होती है, फ्रंटल फॉर्मेशन क्या होता है, फ्रंट कैसे बनते हैं, वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट, ठीक है। तो ये सारे फ्रंट कैसे बनते हैं, इन सबको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले। तो अभी आप जस्ट याद रखो कि ये टेम्परेट लैटिट्यूड है, तो भाई यहाँ जो साइक्लोन या चक्रवात आएंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल चक्रवात। और नाम से भी फ्रेंड्स ये क्लियर है कि जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल लिखा है मतलब कि ट्रॉपिकल के अलावा उसके एक्स्ट्रा, तो वो हमारा कौन सा है लैटिट्यूड, टेम्परेट लैटिट्यूड है। सो दीज साइक्लोन्स विच फॉर्म इन द सब पोलर लैटिट्यूड्स, जिनको आप टेम्परेट लैटिट्यूड्स भी कह सकते हैं, इन नॉर्थ पैसिफिक टिपिकली स्लो डाउन एंड रीच मैक्सिमम इंटेंसिटी इन द एरिया ऑफ एल्यूशियन लो। तो ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कौन से होते हैं फ्रेंड्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दैट फॉर्म इन द ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल रीजन ऑफ द पैसिफिक कैन वियर नॉर्थवर्ड एंड गेट कॉट इन द एल्यूशियन लो। तो हमारे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो भी कभी कभी अचानक से उनकी तरफ मुड़ जाते हैं, और मुड़ने के बाद वो उसमें जाकर के और इंटेंस हो जाते हैं। सो दिस फिनोमेना इज यूजुअली सीन इन द लेटर मंथ्स ऑफ समर या लेटर समर मंथ्स। तो गर्मियों में मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो एल्यूशियन वाला फिनोमेना है, ये एल्यूशियन लो प्रेशर बनता है, ये हमारा गर्मियों के महीने में या लेटर समर मंथ में आप कह सकते हैं देखने को मिलता है। तो ये फिगर एक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, राइट, एल्यूशियन लो का। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम दूसरे वाले की बात करें आइसलैंडिक लो की, तो ये हमारी मैंने आपको बताई है विंटर सीजन में बनती है, सर्दियों में बनती है इनटू द बेरेंट सी। अब बेरेंट सी की लोकेशन कहाँ पर है फ्रेंड्स, मैं आपको बता चुका हूँ, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है हमारा, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड है जहाँ पर। आप उसके ऊपर इधर देखोगे तो साइड में आपको ग्रीनलैंड दिखेगा, तो इसके नीचे ग्रीनलैंड सी है, और यहाँ पे आप देखोगे कि नॉर्वेजियन सी और ग्रीनलैंड सी के बीच में आपको मिल जाएगा बेरेंट सी, थोड़ा सा ईस्ट हट के, ठीक है। तो ये लोकेशन आप याद रखना। उसके बाद फ्रेंड दिस आइसलैंडिक लो इज अ सेमी परमानेंट सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाउंड बिटवीन द आइसलैंड एंड सदर्न ग्रीनलैंड एंड एक्सटेंडिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंटर इनटू द बेरिंग सी, राइट।
बेरेंट सी, सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, इन द सदर्न हेमिस्फीयर ओवर द कंटिन्यूस एक्सपेंस ऑफ सदर्न ओशियन द सब अंटार्कटिक लो प्रेशर बेल्ट इज स्पेशली डिफाइंड विद एवरेज प्रेशर एज लो एज 984 मिलीबार। तो जो सदर्न ओशियन है हमारा, उस पर जो सब अंटार्कटिक लो प्रेशर बेल्ट बन रहा है, आप कह सकते हैं कि जो हमारा टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट बन रहा है, उस पर जो प्रेशर होता है वो 984 मिलीबार तक जाता है। सो इट इज़ वन ऑफ द डीपेस्ट एंड मोस्ट परसिस्टेंट लो प्रेशर ट्रफ इन द वर्ल्ड। तो ये जो हमारा 984 मिलीबार है, तो आप देख सकते हैं इट इज़ द डीपेस्ट और परसिस्टेंट लो प्रेशर का जो ट्रफ बन रहा है। इट बॉर्डर द पोलर हाई प्रेशर जोन्स। Now, due to the great contrast between the temperatures of the wind from subtropical and polar source region, extratropical cyclonic storms और लो प्रेशर आप कह सकते हैं टेम्परेट साइक्लोन्स या फ्रंटल साइक्लोन्स, ये सारे यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं या बनते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इस चीज़ को हम लोग फिगर में समझें तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा लो टेम्परेट या टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट है, ठीक है, या सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट भी आप इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक टेम्परेचर कंट्रास्ट बन रहा है। कैसे बन रहा है? ऊपर आप देखोगे तो सब ट्रॉपिकल हमारा हाई प्रेशर बेल्ट है और नीचे हमारा पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है। तो यहाँ पर जो एयर मास होती है, आप कह सकते हैं हर बेल्ट के ऊपर जो एयर होती है वो एक होमोजीनियस टाइप का कैरेक्टर देती है, उसे हम बोलते हैं एयर मास, ठीक है। तो जब ये एयर मास एक दूसरे से टकराते हैं तो जो फ्रंटल कोलिजन होता है, अब ये सारी बात हम लोग बहुत डिटेल में कल के लेक्चर में करेंगे, मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ ये आज, कि जब आप समझ लो कि अगर कोई कोल्ड एयर मास है और कोई वार्म एयर मास है, ठीक है, ये हमारी कोल्ड है, ये हमारी वार्म है, तो जब ये एक दूसरे से टकराएंगी तो जो वार्म वाली है वो कोल्ड वाले के ऊपर राइज करेगी, मतलब वो कोल्ड वाले के ऊपर चढ़ने लगेगी। जैसे आप सपोज करो कि ये हमारा अगर कोल्ड एयर मास है तो जो वार्म एयर मास इससे टकराएगी तो वो कुछ ऐसा फिगर बनेगा, ये वाला कोल्ड होगा, ये वाला वार्म होगा। इसका इस फिगर का क्या मतलब है फ्रेंड्स? अगर हम बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। तो आप देखोगे कि ये वाला जो एयर मास है वो इसके ऊपर राइज करेगा, ठीक है। और जब ये राइज करता है, राइज करने के साथ साथ कूल होता है, ठंडा होता है, और वहाँ पे कंडेंसेशन की प्रक्रिया होती है। वहाँ पर आप कह सकते हैं जो ह्यूमिडिटी है वो इंक्रीज़ करेगा, और जिसके कारण ड्यू पॉइंट अचीव होकर यहाँ पर बारिश होगी, जिसे आप फ्रंटल या आप कह सकते हो साइक्लोनिक रेनफॉल। तो ये सारी चीज़ें तो हम लोग बहुत डिटेल में कल डिस्कस करेंगे ही, आज मैंने आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे दिया है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सदर्न हेमिस्फीयर में हमारा टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट बन रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स आएंगे, क्योंकि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेगा। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड अगर बनेगा तो मैंने आपको बताया है कि क्यूमुलोनिम्बस का मतलब इट इज़ एसोसिएटेड विद थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग प्लस हैवी रेनफॉल। तो ये चीज़ें बहुत ही अनस्टेबल कंडीशन होती है, वो यहाँ पर बनने लगती है, राइट। चक्रवात आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो वही हमारा पॉइंट आगे लिखा हुआ है इसमें, अगला पॉइंट हमारा कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें जब ये चीज़ें होती हैं, सो ड्यू टू द ग्रेट कंट्रास्ट बिटवीन द टेम्परेचर्स ऑफ द विंड्स फ्रॉम सब ट्रॉपिकल एंड पोलर रीजन्स, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोनिक स्टॉर्म्स और यू कैन से दैट लो टेम्परेट साइक्लोन, फ्रंटल साइक्लोन, ये सारे बनने लगते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं कि अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है इस बेल्ट का। तो आप फिगर याद कीजिए कि ये हमारा अर्थ था, यहाँ पर इक्वेटर है, यहाँ पर हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, और यहाँ पर हमारा टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और ये सबसे ऊपर हमारा पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है, ठीक है। तो ये हमारा लो प्रेशर, ये हमारा हाई प्रेशर, फिर हम जिस बेल्ट की बात कर रहे हैं ये हमारा लो प्रेशर, और जो पोलर वाला है वो हाई प्रेशर। तो अब ये मैंने लो प्रेशर हाई प्रेशर इसलिए लिखा ताकि आपको विंड की डायरेक्शन समझा सकूं फिर से। अभी हम लोगों ने क्या बात की कि जो हमारे विंड होती है वो यहाँ पर ऊपर उठती है, ऊपर उठने के बाद दो रास्ते हैं, वो या तो इधर आएगी या तो इधर जाएगी। यहाँ पर जाने के बाद वो इस बेल्ट पे आके सबसाइड करती है, जिसके कारण यहाँ पर हाई प्रेशर बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर जब सबसाइड करती है तो इसके पास दो रास्ते होते हैं फ्रेंड्स, या तो वो इधर जाएगी वो या इधर जाएगी। जब यहाँ पे एक विंड इधर से आती है तो उसके अपोजिट दूसरी तरफ से हाई प्रेशर बेल्ट से भी एक विंड आ रही होती है इस तरफ। जब ये दोनों विंड एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो ये ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं। तभी हम कहते हैं कि जो हमारा टेम्परेट, जिस बेल्ट की हम बात कर रहे हैं, टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट जो है वहाँ पर हमारा लो प्रेशर बन जाता है, ठीक है। अब ये कोरियोलिस इफेक्ट के कारण कुछ और चीज़ें होती हैं, नॉर्थ ईस्ट विंड बन जाती है, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये सारी बात हम लोग पढ़ लेते हैं। मेन कंसेप्ट यही था कि विंड की डायरेक्शन, विंड का मूवमेंट कैसा होता है, राइट। तो फ्रेंड्स आइए जल्दी से पढ़ लेते हैं कि इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंड फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट रीजन गेट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मैंने आपको बताया एक पार्ट चला जाता है इक्वेटर की तरफ, ये हमारा सब ट्रॉपिकल जोन है, एक चला गया इक्वेटोरियल लो की तरफ, और एक चला गया टेम्परेट लो की तरफ, ठीक है। और ये हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है।
तो वही कह रहा है कि विंड गेट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वन पार्ट ब्लोज टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट एंड द अदर पार्ट ब्लोज टुवर्ड्स द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, जिस बेल्ट की हम बात कर रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस इफेक्ट नॉर्दर्न ट्रेड विंड्स मूव अवे फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एंड विंड्स कमिंग फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल एंड द पोलर हाई बेल्ट कन्वर्जेस हियर टू प्रोड्यूस साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, या कह सकते हैं लो प्रेशर कंडीशन। तो जो कन्वर्जेंस होता है उसके कारण विंड ऊपर उठती है, एक साइक्लोनिक कंडीशन बनाती है, या आप कह सकते हैं लो प्रेशर कंडीशन बनाती है। ठीक है, अब इसी तरह जो घटना ऊपर घटी है वही घटना सिमिलर नीचे घटती है। सिमिलरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर द ट्रेड विंड डाइवर्जेड आउट ऑफ द सब ट्रॉपिकल बेल्ट एंड कन्वर्जेस विद पोलर high belt to produce low pressure condition here, right? So the low pressure is not caused by the temperature, as there is low temperature throughout the year which should have caused high pressure. So why low pressure here? मतलब आपके दिमाग में क्वेश्चन यहाँ पर ये आना चाहिए था फ्रेंड्स कि यहाँ जिस हम जोन की बात कर रहे हैं, अगर हम फिगर में देखें अपने, तो हम बात कर रहे हैं टेम्परेट लैटिट्यूड की, और यहाँ पर तो हमने देखा है कि टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर बहुत कम होता है, और टेम्परेचर कम है तो प्रेशर भी हमारा कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रेशर हमारा टेम्परेचर कम है तो प्रेशर हमारा ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर है। तो ऐसा क्यों है? ठीक है, जैसे अगर हम इक्वेटोरियल रीजन की बात करें तो यहाँ पर हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, टेम्परेचर ज़्यादा है इसलिए प्रेशर हमारा लो है, क्योंकि हमारा टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो एयर हल्की होकर के कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। तो ये कंडीशन यहाँ पे क्यों नहीं हो रही है, टेम्परेट पे? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कम है, तो इसका मतलब जो हमारी एयर है वो नीचे डिसेंड करनी चाहिए, तो ये असेंड क्यों करती है? तो इसके दो रीजन्स हैं फ्रेंड। तो आइए देख लेते हैं कौन से दो रीजन है। पहला रीजन तो बहुत सिंपल है, जो मैंने आपको बता दिया कि एक पोलर हाई प्रेशर जोन से और नीचे से एक हाई प्रेशर जोन से दोनों एयर इधर की तरफ आ रही हैं, और जब आपस में कन्वर्ज होंगी तो एयर किधर उठेगी, ऊपर की तरफ उठेगी, क्योंकि इधर तो हमारा अर्थ था। तो इसके बाद इधर जब ऊपर की तरफ उठेगी तो ये हमारा एक असेंडिंग पैटर्न देता है, ना कि डिसेंडिंग पैटर्न। तो एक रीजन तो ये है कि ड्यू टू द कन्वर्जेंस एंड एक्सियल रोटेशन, राइट। अब दूसरा रीजन देखते हैं फ्रेंड्स कि दूसरा रीजन यहाँ पर यह है कि जो हमारा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया है, वहाँ से जो वार्म करंट आ रही हैं, वार्म ओशियन करंट्स आ रही हैं, वो सब पोलार एरिया को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उनका बढ़ा देती हैं, या आप कह सकते हैं उनको गर्म रखती हैं। अब जब वो वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है प्रेशर कैसा होगा, लो होगा। मतलब एक तो हमारा वार्म ओशियन करंट्स रीजन हो गए, और दूसरा रीजन हो गया हमारा जो यहाँ पर कन्वर्जेंस हो रहा है दोनों तरफ से, एक पोलार हाई से और एक आप कह सकते हैं ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से। ठीक है, तो यहाँ से जो कन्वर्जेंस हो रहा है उसके कारण हमारी यहाँ से एयर ऊपर उड़ जाती है, राइट। ओके फ्रेंड्स, तो अगला पॉइंट इसमें है कि द एरिया ऑफ कंट्रास्ट बिटवीन कोल्ड एंड वार्म एयर मासेस प्रोड्यूस्ड पोलर जेट स्ट्रीम। तो जो हमारा यहाँ पे मैंने बताया कि जो टेम्परेट लैटिट्यूड है या जो टेम्परेट हमारा लो प्रेशर बेल्ट है, वहाँ उसके ऊपर भी एक हाई प्रेशर बेल्ट है और उसके नीचे भी एक हाई प्रेशर बेल्ट है। ठीक है, और ये हमारा लो प्रेशर बेल्ट है। तो इसके ऊपर जो एयर होगी, ठीक है, एयर मास होगी, वो कैसी होगी, वो अगर लो प्रेशर है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मतलब वार्म एयर मास होगी। ऊपर से हमारी गर्म ठंडी एयर मास आएगी क्योंकि वो पोलार एरिया से आ रही है, और यहाँ पे हमारी वार्म एयर मास है, और नीचे से वार्म एयर मास आएगी। तो ये जब आपस में एयर मासेस टकराते हैं तो यहाँ पर एक करेक्ट कह सकते हैं कि एक ज्योग्राफिकल फिनोमेना बनता है जिसको हम बोलते हैं पोलर जेट स्ट्रीम। अब पोलर जेट स्ट्रीम क्या होता है, तो आप याद कीजिए कि अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी जियोस्ट्रॉफिक विंड्स की, जो कि आइसोबार्स के पैरेलल चल रहे थे। आइसोबार हैं तो इनके पैरेलल कॉज क्या चलता है, जियोस्ट्रॉफिक विंड। और जियोस्ट्रॉफिक विंड के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर होता है जो हमारी नेट फोर्स की जो विंड की मूवमेंट होती है उसके। ठीक है, तो जो जियोस्ट्रॉफिक विंड होते हैं वो किसके परपेंडिकुलर होते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के परपेंडिकुलर हमेशा होते हैं। तो ये जो पोलर जेट स्ट्रीम है फ्रेंड्स, वो एक प्रकार की जियोस्ट्रॉफिक विंड्स ही होती हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि जियोस्ट्रॉफिक विंड्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है पोलर जेट स्ट्रीम, एंड विच इनसर्कल्स द अर्थ एट अ 60 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड एंड इज फोकस्ड इन दीज टू लो प्रेशर एरिया। तो फ्रेंड्स पहले हम लोग समझ लेते हैं जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं। तो जेट स्ट्रीम्स, आप सपोज करो ये इक्वेटर है, और हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके ऊपर हमारा सब ट्रॉपिकल बेल्ट बनती है और इसके ऊपर हमारी टेम्परेट लो बनती है, यही कंडीशन नीचे बनती है। अब यहाँ से इक्वेटर से जो एयर ऊपर उठ रही थी और ये दो डायरेक्शन में मुड़ रही थी, इधर और इधर, तो अभी हम केवल ऊपर वाले डायरेक्शन को लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सपोज कीजिए कि एयर इधर को मुड़ी और ये कहाँ पर गिरेगी,
सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे। अब जब ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे गिरती है तो आप जो ये वाली एयर देख रहे हो जो अपर ट्रोपोस्फेरिक लेवल पे चल रही है, जो हमारा अपर एटमॉस्फेयर है, जो एयर इधर की तरफ जा रही है, ये वाली एयर कहलाती है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम फ्रेंड्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और एक होता है आपका पोलर जेट स्ट्रीम। ठीक है, तो ये वाली हो जाएगी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। और यही कंडीशन अगर हम इधर बना दें कि हमारी एक एयर की इधर दो डायरेक्शन में मुड़ रही थी, अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर जा रही थी और एक इधर जा रही थी, तो ये यहाँ से ऊपर उठ रही थी ड्यू टू द कन्वर्जेंस फ्रॉम द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो यहाँ पे जो विंड इधर की तरफ चलेगी, ये वाली विंड कहलाएगी हमारी पोलर जेट स्ट्रीम। तो मतलब पिछले सारे कॉन्सेप्ट ही यहाँ पर यूज हो रहे हैं। जब हम लोग विंड की बात कर रहे थे, प्रिवेलिंग विंड्स की, ट्रेड विंड्स की, तो हम लोग कौन सी विंड ले रहे थे, ये नीचे वाली, ठीक है, जिसमें हम लोग विंड की डायरेक्शन बता रहे थे कि यहाँ पे ऐसे होगी, उसके बाद यहाँ पर ऐसे होगी, है ना। तो ये सारे विंड्स कौन से थे, ये नीचे वाले थे। और जो पोलर जेट स्ट्रीम्स की हम बात कर रहे हैं, ये कौन से विंड्स हैं, ये ऊपर वाले विंड्स हैं जो ऊपर की तरफ मुड़ रहे थे। वही सेल है हमारा, ये हमारा हेडले सेल है, ये हमारा फेरल सेल है। तो इसमें जो ऊपर वाली विंड है, जो आप पिछले फिगर में देख रहे होगे, यहाँ पर हम लोगों ने बनाई थी फिगर, तो इस फिगर में फ्रेंड्स जो हमारा ऊपर वाला विंड है, ये वाला, ये कहलाता है जेट स्ट्रीम। ठीक है, तो जो हमारे टेम्परेट मिड लैटिट्यूड्स हैं 60 से 60 डिग्री अक्रॉस, वहाँ पर ऊपर वाली जेट स्ट्रीम ये वाली है, जिसको टेम्परेट जेट स्ट्रीम आप कह सकते हैं, या मिड लैटिट्यूड जेट स्ट्रीम, या पोलर जेट स्ट्रीम। और उसके नीचे आप आओगे तो आपको मिल जाएगी ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। ठीक है, तो इनकी खासियत क्या होती है कि ये बहुत तेज़, मतलब कोई हवा में फ्रिक्शन नहीं होता है। पर अगर एटमॉस्फेयर की हम बात करें तो वहाँ पे ज़रा भी फ्रिक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एयर की डेंसिटी होगी वो बहुत कम होगी, क्योंकि हमारा जो पूरा एटमॉस्फेयर है, सारे गैसेस कहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड हैं, अक्रॉस द 6 किलोमीटर ऑफ हाइट। ठीक है, 6 किलोमीटर से कहीं कॉन्सेंट्रेटेड है। तो अपर ट्रोपोस्फेरिक लेवल में अगर हम देखें तो यहाँ पर विंड ये ऊपर वाली चल रही है, तो वहाँ पर फ्रिक्शन बहुत कम होता है, तो इनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, राइट। अब इनके बारे में अलग से बात कर लेंगे जब हम लोग कल साइक्लोन्स पढ़ेंगे, तो आपको मैं थोड़ा सा और बता दूंगा कि ये पोलर जेट स्ट्रीम बनती कैसे हैं। ठीक है, क्या क्या रीजन होते हैं, इनका क्या क्या इफेक्ट होता है, तो ये हम लोग दूसरे लेक्चर्स में इनकी बात करेंगे। सो ड्यू टू द ग्रेट कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द विंड्स फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल एंड पोलर सोर्स रीजन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बनेंगे, फ्रंटल साइक्लोन। तो ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट। नाउ देयर आर 2 परमानेंट जेट स्ट्रीम, ये भी बता दिया मैंने आपको। सब ट्रॉपिकल जेट एक होता है, और एक आपका लोअर लैटिट्यूड्स पे जो बनता है सब ट्रॉपिकल बनता है, और पोलर वाला जो बनता है वो मिड लैटिट्यूड्स या 60 डिग्री नॉर्थ के अक्रॉस आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इस फिगर में अगर हम लोग देखें फ्रेंड्स, तो ये हमारा ट्रॉपिकल लैटिट्यूड है, यहाँ पर विंड ऊपर की तरफ उठती है, नीचे लो प्रेशर बनाती है। ठीक है, ऊपर हाई प्रेशर बन रहा है। अब ये मिड लैटिट्यूड की बात करें तो यहाँ पर भी विंड कन्वर्ज दोनों तरफ से होकर के ऊपर ही उठ रही थी, लेकिन यहाँ पर ऊपर लो लिखा हुआ है, ये लो इसके रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर हाई बन रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में बनेगा तो ऊपर भी हाई, क्योंकि यहाँ पर नीचे लो ही बनेगा अगर विंड ऊपर की तरफ असेंड करेगी। लेकिन अगर इससे हम लोग कंपेयर करें तो इससे ये वाला प्रेशर लो होगा, तो जो विंड की डायरेक्शन होगी वो फाइनली कैसी होगी, ऐसी होगी, हाई टू लो प्रेशर। जो विंड हमारी मूव करेगी वो हाई टू लो प्रेशर मूव करेगी। अब ड्यू टू कोरियोलिस इफेक्ट, ये ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की हम बात कर रहे हैं, तो ये अपने राइट मुड़ जाती है। राइट मुड़ेगी तो विंड की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, ऐसी। तो वो आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो विंड की डायरेक्शन दिख रही है वो इस डायरेक्शन में दिख रही है। ठीक है, और यही हमारी कहलाती है जेट स्ट्रीम। उसके बाद अगला बेल्ट है फ्रेंड्स हमारा पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तो दे लाई अराउंड पोल्स बिटवीन 80 एंड 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड। तो ये बात हम लोग कर चुके हैं, एक्सपेंशन का कई बार देख चुके हैं। अब ये फॉर्म कैसे करते हैं, तो एयर फ्रॉम द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट आफ्टर सैचुरेशन बिकम्स ड्राई एंड कोल्ड वाइल मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ थ्रू अपर ट्रोपोस्फियर। बहुत ही सिंपल सी मतलब है इसका। जो हमारे लो प्रेशर, जो हाई प्रेशर एरिया है हमारा पोल्स का, वहाँ हाई प्रेशर क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि वो बहुत ठंडा है। पहले बात तो आप ऐसे याद रखो कि एक कॉन्सेप्ट ये भी याद रखो कि यहाँ टेम्परेचर बहुत कम है। टेम्परेचर बहुत कम है तो यहाँ प्रेशर कैसा होगा, ज़्यादा होगा, हाई प्रेशर होगा। हाई प्रेशर है तो जो हवा होगी वो किधर की तरफ जा रही होगी, नीचे की तरफ जा रही होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जब एयर सबसाइड करती है तो नीचे जहाँ वो जाती है वहाँ हाई प्रेशर जोन बनाती है, राइट। तो यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। नाउ दिस कोल्ड एंड हैवी ऑन द रीचिंग पोल सबसाइड्स एंड क्रिएटिंग हाई प्रेशर बेल्ट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है,
तो फ्रेंड्स हमारा जो अगला टॉपिक है वो है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रेनफॉल। तो इसमें हम लोग देखेंगे तीन तरह के रेनफॉल। एक आप देखोगे तो कन्वेक्शनल रेनफॉल, जिसे आप टोरेंशियल डाउनपोर भी कहते हो, जो कि आपका इक्वेटोरियल या ट्रॉपिकल रीजन में होता है, ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे ओरोग्राफिक रेनफॉल या रिलीफ रेनफॉल, जो कि माउंटेन्स पे होता है। और तीसरा हम लोग देखेंगे फ्रंटल या साइक्लोनिक रेनफॉल। तो एक्चुअली इसके बारे में, फ्रंटल और साइक्लोनिक रेनफॉल के बारे में हम लोग कल डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज मैं इसका सिर्फ आपको ओवरव्यू दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रेसिपिटेशन कैसे होता है। तो आप सभी को पता है कि जब एयर कूल करती है, जब एयर ठंडी होती है और ठंडी होते होते वो सैचुरेटेड हो जाती है और ड्यू पॉइंट पे पहुंच जाती है, तो फाइनली कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, मतलब संघनन स्टार्ट होता है। जो वाटर ड्रॉपलेट्स, अब संघनन का मतलब हुआ कि जो हमारे वाटर वेपर हैं, जो वाटर वेपर है वो किस में बदलेगा, वाटर ड्रॉपलेट्स में, मतलब गैसियस अवस्था कन्वर्ट होगी लिक्विड अवस्था में या द्रव अवस्था में। उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। अब जब कंडेंसेशन हो जाता है तो ये कंडेंसेशन होने के लिए मैंने आपको बताया था एक न्यूक्लियाई की ज़रूरत पड़ती है या सरफेस की ज़रूरत पड़ती है। बिना सरफेस के संघनन पॉसिबल नहीं है। तो ये सरफेस कौन प्रोवाइड कराता है, डस्ट पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के द्वारा इसको कंडेंसेशन के लिए एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं। और जब ये कंडेंसेशन हो जाता है देन फाइनली क्लाउड फॉर्मेशन स्टार्ट। और क्लाउड फॉर्मेशन होने के साथ साथ प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल होती है, राइट। तो ये पूरी साइकिल है, ये पूरा चेन है, इसको आप याद कर लो। तो हम लोगों ने देख लिया फ्रेंड्स कि रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन कैसे होता है। अब व्हेन द कंडेंसेशन अकर्स एट ग्राउंड लेवल विदाउट रिजल्टिंग इन रेन, अगर ये कंडेंसेशन ग्राउंड पे हो, मतलब अर्थ के सरफेस पे हो बिना रेन के, तो उसे हम हेज, मिस्ट या फॉग कहेंगे। जो धुंध कोहरा बनता है वो कंडेंसेशन सरफेस लेवल पे होता है, ठीक है, ना कि ट्रोपोस्फेरिक लेवल पे या क्लाउड फॉर्मेशन अगर नहीं होता है तो हम कहते हैं कि कोहरा बन रहा है या धुंध हो रहा है या फॉग हो रहा है, ठीक है। इनके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे कि आगे के आने वाले लेक्चर्स में रेन, हेज, मिस्ट, फॉग ये सब क्या होते हैं। रेन के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है आज। नाउ इन हायर लेटीट्यूड्स, अगर हायर लेटीट्यूड्स की बात करें, मतलब टेम्परेट और पोलर लेटीट्यूड्स की बात करें, तो वहाँ पे जो कंडेंसेशन होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो होता है। मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट है उससे कम टेम्परेचर पे कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, जिसके कारण वहाँ पे स्नोफॉल होता है। भाई जिस जाहिर सी बात है, जब संघनन होगा तो जो हमारे वाटर वेपर है वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होंगे। लेकिन अगर फ्रीजिंग पॉइंट से भी बिलो है वहाँ का टेम्परेचर, तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आइस क्रिस्टल या आइस पैलेट्स में। तो हम कहते हैं कि वहाँ पर स्नोफॉल हो रहा है। और अगर फ्रेंड कोई मॉइस्ट एयर है, कोई ऐसी हवा है जिसमें आर्द्रता बहुत ज़्यादा है और किसी ठंडे सरफेस पे या कूलर लेयर है जो एटमॉस्फेयर का, जो ठंडा लेयर है एटमॉस्फेयर का, उस पर राइज करेगी, तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो तुरंत फ्रीज हो जाएंगे आइस पैलेट्स में एंड दे फॉल ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ हेल एंड हेल स्टोन। इनकी साइज थोड़ी सी बड़ी होती है। नाउ व्हेन द आइस पैलेट्स एग्जिस्ट एज अ फ्रोजन रेन ड्रॉप and melting and refreezing on their way down, then this is the form of a sleet। मतलब जो आइस पैलेट्स हैं अगर वो अपने रास्ते में ही जम जाएं, ठीक है, रास्ते में गिरते गिरते ही वो जम जाएं दोबारा से, तो उन्हें हम कहेंगे स्लीट, राइट। तो फ्रेंड्स जो रेनफॉल होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, मैंने बताया। एक होता है कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो अगर हम इक्वेटोरियल रीजन की बात करें तो इंटेंस हीटिंग होती है वहाँ पे डे टाइम में, ठीक है। अगर हम ट्रॉपिक्स की बात करें तो डे टाइम में की बात करेंगे हम। और अगर सीजन की बात करें, मतलब समर की बात करें, तो यहाँ पर हम टेम्परेट इंटीरियर्स की बात करेंगे, मतलब 6.5 टन से उत्तरी अक्षांश की हम बात करेंगे। तो अर्थ जो है वो हीट होगी तो अर्थ का जो हीटिंग है वो कंडक्शन के थ्रू एयर मासेज में पहुँचेगा। अब जो अर्थ के सर्फेस के ऊपर जस्ट एयर मास होगी वो कंडक्शन के थ्रू गर्म होगी, और जो एयर मास के अंदर वाटर वेपर्स के पार्टिकल्स हैं उनमें क्या होगा, वो ऊपर की तरफ उठेंगे, राइज करेंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। अब ये जो वाटर वेपर हैं वो राइज करेंगे कन्वेक्शन के प्रोसेस के द्वारा, तो हल्के होंगे और एक्सपेंड करेंगे। मैंने बताया जब भी हवा ऊपर उठेगी तो वो एक्सपेंड करेगी, और एक्सपेंड जब करेगी तो आप कह सकते हैं कि कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसको आप कहते हैं संघनन। और इसका परिणाम क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन। और क्लाउड फॉर्मेशन के बाद आपको पता है कि रेनफॉल होगी या टोरेंशियल रेन, उसको हम कहेंगे अगर ये चीज़ हमारी इक्वेटर पे हो रही है, राइट। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि सरफेस है बहुत ज़्यादा हीट करेगा तो जो कंडक्शन की प्रोसेस होती है हीट ट्रांसफ़र की, उसके द्वारा हीट हमारे एयर मास में जाएगा। एयर मास में जो वाटर वेपर्स हैं, जो एयर है, वो हीट करके ऊपर उठेंगे तो राइज करेंगे और एक्सपेंड करेंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। और कन्वेक्शन के प्रोसेस के दौरान ही वो हल्के हो जाएंगे, जिसके द्वारा कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। कंडेंसेशन की प्रक्रिया से क्या बनता है, क्लाउड्स बनते हैं, और क्लाउड्स का मतलब होता है टॉरेंशियल रेनफॉल, राइट। तो ओरोग्राफिक के और रिलीफ रेन क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसको देखने के लिए हम यहाँ पे फिगर एक बना हुआ है वहाँ पर समझ लेते हैं। ये एक माउंटेन है। अब यहाँ पर ये सपोज कीजिए कि ओशियन है, ओशियन के किनारे एक माउंटेन है।
अब यहाँ से जो मॉइस्ट एयर होगी ओशियन से, वो जब आएगी तो माउंटेन से टकराकर ऊपर राइज होने लगेगी। जब ओशियन से मॉइस्ट एयर या आप कह सकते हैं वार्म एयर राइज करती है तो धीरे धीरे वो उसका टेम्परेचर कम होने लगता है। अब जब टेम्परेचर कम होगा तो वही पूरी साइकिल दोबारा शुरू होगी, कंडेंसेशन होगा, प्रेसिपिटेशन, क्लाउड फॉर्मेशन होगा और प्रेसिपिटेशन होगा। तो यहाँ पर जो क्लाउड फॉर्मेशन होता है वो क्यूमुलोनिम्बस टाइप का होता है, जिसके कारण बहुत भारी मात्रा में बारिश होती है। इसको हम कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब यहाँ तक जब तक ये जो हमारी एयर होती है वार्म एयर, जब ये पूरी ऊपर चढ़ जाती है तो एकदम पीक पर आते आते अपना सारा मॉइस्चर खो देती है, और मॉइस्चर खोने के बाद वापिस जो इस तरफ एयर बहती है, आप इसे कह सकते हैं जो दूसरी लीवर्ड साइड है, ठीक है, ये आपका विंडवर्ड साइड है। विंडवर्ड साइड मतलब माउंटेन का जो ऐसा हिस्सा जो विंड के बिल्कुल सामने पड़ रहा हो बहते हुए, ठीक है, और लीवर्ड मतलब कि उसके पीछे वाला हिस्सा। तो जो लीवर्ड साइड है वहाँ पर जो हमारी विंड होगी वो नीचे की तरफ उतरेगी, डिसेंड करेगी और वो ड्राई होगी। ड्राई क्यों होगी? क्योंकि ऊपर चढ़ते चढ़ते इसने अपना सारा मॉइस्चर खो दिया और यहीं पे बारिश करवा दिया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रेन शैडो एरिया, मतलब यहाँ पर कोई बारिश नहीं होगी, राइट। तो ये था हमारा फ्रेंड्स ओरोग्राफिक रेन। अब बात कर लेते हैं हम लोग कन्वेक्शनल रेन की। तो कन्वेक्शनल रेन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। कन्वेक्शनल रेन जो मैंने आपको बताया कि इंटेंस हीटिंग के कारण ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद कंडेंसेशन होता है, क्लाउड फॉर्मेशन। तो यहाँ पर भी जो क्लाउड फॉर्मेशन होता है टोरेंशियल पोर के दौरान, या जो टोरेंशियल रेनफॉल होती है इक्वेटर पे, तो वो हमारा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होता है। तो ये आप देख रहे होगे बिजली कड़क रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। फिगर इतना कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ है जीसी लॉन्ग में, लेकिन इसका पूरे का मतलब मैंने ऊपर 2 लाइन में ये फ्लो चार्ट बनाकर आपको बता दिया है, ठीक है, कि ये फ्लो चार्ट आपको याद रहेगा तो आपको ईजी वे में चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगला फ्रेंड जो टॉपिक है हमारा साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि पहली बात तो इसका किसी भी प्रकार के कन्वेक्शन और रिलीफ से कोई मतलब नहीं होता है। जो साइक्लोनिक रेनफॉल होती है वो होती है अपर ट्रोपोस्फेरिक लेवल में जो हमारे एयर मासेज हैं उनके कोलिजन के द्वारा। तो प्योरली एसोसिएटेड विद साइक्लोनिक एक्टिविटी वेदर इन टेम्परेट रीजन और इन ट्रॉपिकल रीजन। तो मैंने आपको बताया था टेम्परेट रीजन में एक साइक्लोन होते हैं और एक फ्रंटल जो फ्रंटोजेनेसिस होता है वो होता है ट्रॉपिकल रीजन में। सो ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ 2 डिफरेंट एयर मासेज विद डिफरेंट टेम्परेचर, अब एक अगर वार्म एयर मास है और एक कोल्ड एयर मास है तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, राइट। सो द वार्म एयर मास इज लाइटर एंड इट टेंड्स टू राइज ओवर द कोल्ड एयर मास। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर दोनों एयर मास आपस में कन्वर्ज करेंगे तो जो वार्म वाला होगा वो कोल्ड वाले के ऊपर राइज करेगा, और राइज करते करते क्या होगा कि ये एक टाइम ऐसा आएगा कि एक्सपेंड करेगा और कूल होगा। ठंडा होने के बाद कंडेंसेशन स्टार्ट होगा और वहाँ पे एक लाइट शावर या रेनफॉल होगी। उसी को हम बोलते हैं फ्रंटल रेन या साइक्लोनिक रेन, ठीक है। ओके मित्रों, तो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। अपने अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन एंड आस्क योर डाउट्स एंड क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।